जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं जैक के सैंपल का, जो जैक ने आपका मॉडल पेपर जारी किया है उसका हम डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत ही कम समय में हम सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे। सर क्या पैटर्न है बता दिया जाए कि आपके कुल 40 प्रश्न है, 40 क्वेश्चंस हैं और सभी जो क्वेश्चंस होंगे वो बिल्कुल 1 मार्क्स के होंगे और सब क्वेश्चंस के आपके पास 4 विकल्प होंगे, यानी हमारे पास 4 ऑप्शन होगा, उसी में से हम लोग को खोज के करना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एन इंडियन साइंटिस्ट हु वन नोबेल प्राइज, कौन से भारतीय जो वैज्ञानिक हैं उनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है। अगर आप जैक का सैंपल देखते हैं तो उसका आंसर दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, जो कि गलत है, ये आंसर नहीं होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सर सीवी रमन। सर सीवी रमन को मिला था सर 1930 में मिला था, और किस बात के लिए मिला था, तो इन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश के प्रकीर्णन का सिद्धांत समझाया था और उसी के लिए इन्होंने नोबेल प्राइज जीता था। तो इसका पहला का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which of the following is not a system of unit? इसमें से कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं है। आपने पढ़ा होगा बेसिकली 4 सिस्टम ऑफ यूनिट हमारे होते हैं। 4 सिस्टम ऑफ यूनिट सर कौन कौन से हैं आपने पढ़ाया था हम लोगों को। एफपीएस सिस्टम होता है सर, सीजीएस सिस्टम होता है, एमके सिस्टम होता है और एसआई सिस्टम होता है। ठीक है, इसी एमकेएस सिस्टम को जो है आगे चल के इंटरनेशनल वेट एंड मेजरमेंट का जो बैठक हुआ था फ्रांस में 11th कॉन्फ्रेंस में, उसी एमकेएस को एसआई सिस्टम मान लिया गया था। तो आइए यहाँ पे सर ऑप्शन चेक करते हैं। एमकेएस तो होता है, सीजीएस भी होता है, एसआई भी होता है, लेकिन जो डेसिबल है वो नहीं होता है। तो उसका सही आंसर होगा डेसिबल यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए बात करते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। इसको आप बिल्कुल अच्छे से देख लेंगे विथ रीजन क्या है हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इन एसआई सिस्टम जो फंडामेंटल हमारे यूनिट्स हैं वो कौन कौन से हैं। आपने बेसिकली 7 यूनिट्स पढ़ा होगा। 7 फिजिकल क्वांटिटीज के साथ अलग अलग यूनिट्स होते हैं। जैसे लेंथ का होता है हमारा मीटर, मास का होता है केजी, टाइम का होता है करेंट। उसी तरह से टाइम के लिए हम लोग सेकेंड यूज करते हैं, करेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं एम्पियर का, टेम्परेचर के लिए केल्विन का। ये 7 जो हम लोग पढ़े हुए थे। चेक करते हैं किसका किसका। सर मीटर होता है लेंथ के लिए, किलोग्राम मास के लिए, सेकेंड टाइम के लिए, एम्पियर करंट के लिए, केल्विन टेम्परेचर के लिए, मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए और कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वही सही हो जाएगा कि हमारे जो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो फंडामेंटल यूनिट्स है यही 7 होते हैं। सर बाकी ऑप्शन क्यों नहीं होगा इसमें चेक करो। मीटर सही है लेकिन एक कूलम ऐड कर दिया सर, कूलम नहीं होता है। इसमें आइए मीटर न्यूटन नहीं होता है। इसमें आइए इसमें लिखा हुआ है फ्लक्स नहीं होता। तीनों में एक एक गलत दिया हुआ है, इसमें 7 का 7 सही सिस्टम दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। अ व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस, एक व्हीकल जो है वो अपना आधा दूरी तय करता है V1 की चाल से और आधा तय करता है V2 की चाल से। तो बताना है कि इसका एवरेज क्या होगा। बहुत सारे बच्चे समझते हैं एवरेज निकालना है तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कर दो, यानी कि V1 प्लस V2/2 कर दो, आंसर सही हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल गलत है। हम इसका आपको आंसर बता रहे हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। सर सी क्यों होगा और कौन सा फॉर्मूला लगेगा हम आपको बता दें। कोई भी फॉर्मूला का हम बात नहीं करेंगे, बिल्कुल यूनिटरी मेथड से, बिल्कुल आसान तरीके से हम चल रहे हैं। शुरू करते हैं। हम इसको 2 पार्ट में बता रहे हैं सर। ये हमारा पहला पार्ट है और इधर हम बात करेंगे सेकंड पार्ट में। पहला कह रहा है क्या कि व्हीकल ट्रेवल्स हाफ डिस्टेंस, आधा दूरी, मतलब इसको जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है सर, मान लीजिए आधा मतलब x/2 चलना है और इधर जो आधा चलना है वो कितना चलना है x/2, और कुल मिला के इसको मान लीजिए कि x चलना था। x को आधा बांट दिया, x/2 हाफ हाफ में। आगे कह रहा है कि पहला बार इसका स्पीड कितना था सर, तो स्पीड था इसका v1 और सेकेंड टाइम स्पीड कितना है इसका, तो हो जा रहा है v2। तो हम लोग बताइए एवरेज कैसे निकालेंगे। एवरेज निकालने का जो फॉर्मूला होता है सर ये यही होता है कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। हमारे पास टोटल डिस्टेंस तो पता है x/2 जोड़ेंगे x मिल जाएगा, टोटल टाइम नहीं पता है। हम लोग 2 बार टाइम निकालते हैं, पहले यहाँ टाइम निकालेंगे आप t1, फिर यहाँ टाइम निकालेंगे t2। जब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है तो टाइम इक्वल टू क्या होगा सर, डिस्टेंस बाय स्पीड होगा। डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना चलना है सर x/2 और बाय स्पीड कितना पहले वाले का v1, यहाँ से मिलेगा आपको x/2 v1। ये पहले केस का टाइम है। सेकेंड केस का टाइम कितना हो जाएगा, सो इसका निकालेंगे सेम मेथड से, डिस्टेंस बाय स्पीड से। डिस्टेंस सर x/2 और बाय स्पीड कितना है इसका v2, ये कितना मिले सर हम लोग को x/2 v2। अब इसको हम कैलकुलेट कर देंगे एवरेज निकालने वाले फॉर्मूला से। सर एवरेज कैसे निकालेंगे, तो आपने बताया टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस मतलब सर x/2 प्लस x/2 और टोटल टाइम कितना, तो यहाँ पे आया x/2 v1, यहाँ आया x/2 v2, तो x/2 v1
और प्लस x/2 v2। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको बिल्कुल लास्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपको दिखने वाला है, और वो है 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। आपको सिर्फ इसको सॉल्व कर लेना है, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये, और ये इसका जो है आंसर विथ रीजन आपको समझा दिया गया। इसको एक बार देख लेंगे, अच्छे समझ लेंगे आप। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 है। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। इसको थोड़ा समझेंगे आप। ये जो है हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग, सब कुछ ठीक है, यहां कह रहा है डायरेक्शन है। जिसके पास डायरेक्शन है वो क्या है और कब निकालना है सर हमको, तो इंस्टेंट ऑफ टाइम में। सर जब इंस्टेंट ऑफ टाइम में निकालते हैं उसको इंस्टेंटेनियस बोलते हैं, लेकिन जब डायरेक्शन भी होता है तो आपने पढ़ा होगा स्केलर क्वांटिटी जो है सिर्फ डिस्टेंस के फॉर्म में होता है, और वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होता है, और वेक्टर क्वांटिटी में कौन सा है, वेलोसिटी है, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है सर, मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है। सबसे पहला बात है कि मैक्सिमम रेंज निकालते कैसे, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, u² sin 2 θ/g से निकाला जाता है। यहाँ पे थीटा का वैल्यू पहला ऑप्शन चेक करते हैं। जब 45 होगा इस पे u²/g, जब 45 लेंगे sin थीटा के लिए तो जाएगा सर u² sin 2 इंटू कितना 45, और sin 2 इंटू 45 कितना होगा sin 90, sin 90/g। और आपने पढ़ा है sin 90 का वैल्यू 1 होता है, तो ये हो जाएगा u² इंटू 1/g, यानी u²/g। यानी पहले केस में जब sin थीटा का वैल्यू हमारा 45 डिग्री होगा, उस केस में प्रोजेक्टाइल जो है वो हमको मैक्सिमम रेंज प्रोवाइड करता है। और ऐसा सिंपल भी कहा जाता है कि जब जो है थीटा 45 होगा तो मैक्सिमम रेंज होगा। तो सारे में 45, दो ऑप्शन 45 है, तो चेक करो फॉर्मूला क्या होता है, u²/g का फॉर्मूला लगेगा, यानी जब u² होगा तो वैल्यू मैक्सिमम देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, ध्यान से देखेंगे क्या है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है सर। एक बॉडी जो है वो ट्रैवल कर रहा है लॉन्ग सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कल के सर्कमफेरेंस के लॉन्ग जो है कर रहा है, जिसका रेडियस कितना है 2 मीटर, यानी r = 2 मीटर दिया हुआ है। आगे विथ लीनियर वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना है सर, v = 6 मीटर पर सेकेंड। फाइंड क्या करना है इसका, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, यानी ओमेगा = व्हाट, ये आपको फाइंड करना है। आपने रिलेशन पढ़ा होगा लीनियर में और एंगुलर में जो रिलेशन होता है सब कुछ ऐसा होता है, v = ओमेगा × r। यहां से v के जगह पे 6 दिया हुआ है, ओमेगा नहीं पता, और r कितना है 2। यहां से जब 6/2 करेंगे हमको ओमेगा मिल जाएगा, कैंसिल करेंगे आंसर कितना जाएगा 3, यानी ओमेगा का जो वैल्यू है कितना होगा 3 मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन है चेक करो, ऑप्शन नंबर बी 3 मीटर पर सेकेंड इसका सही आंसर होगा। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगा सर, ये फॉर्मूला लगता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है सर, एकदम आसान क्वेश्चन, कुछ करना ही नहीं है। एक्सेलरेशन इज विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, आपने बिल्कुल शुरू में ही पढ़ा है, एकदम हलवा पूछ दिया है। एक्सेलरेशन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, आपको पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन आपका वेक्टर जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इससे पहले जो आता है तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो होता है वेलोसिटी बाय टाइम, और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वेक्टर है तो एक्सेलरेशन भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है सर, स्टूडेंट स्टडी जो है क्या क्या पढ़ रहा है, कुछ इक्वेशन पढ़ रहा है स्टूडेंट हमारा। क्या क्या इक्वेशन है सर, पावर का इक्वेशन पूरा, फोर्स के लिए पढ़ा, वेलोसिटी के लिए पढ़ा, इसने 4 इक्वेशन देखा है। अब इसमें पहचानना हम लोगों को ये है सर कि हाउ मेनी वेक्टर क्वांटिटीज में कितने वेक्टर क्वांटिटी है। तो सबसे पहला तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया, मास तो होता नहीं, एक्सेलरेशन हो गया, उसके बाद वेलोसिटी एक्सेलरेशन हो गया, और डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये हमारे पास इसमें 4 जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज दिए हुए हैं, तो इसका सही आंसर होगा 9 का ऑप्शन नंबर डी, 4 इसमें हमारे वेक्टर क्वांटिटी दिए गए हैं। नेक्स्ट है टू शेक ऑफ वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ, एगो भींगा हुआ कपड़ा है उसको इसे करके झाड़ के सुखा देना है। हम लोग झाड़ के सुखाते हैं कपड़ा ना, बहुत लोग इसे बाल भी अपना झाड़ के सुखा लेता है। सर यहाँ पर जो है वो कौन सा लॉ काम कर रहा है, आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, इसी को पढ़ते हैं सर लॉ ऑफ इनर्शिया। ये क्या बताता है, जड़त्व का नियम बताता है, जो जहां है वहीं रहना चाहता है। तो जो पानी का जो पार्टिकल्स है वो कपड़ा में रहना चाहता है, लेकिन जैसे उसको हम ऐसे झाड़ते हैं, जर्क ऑफ करते हैं, वो वहां से बाहर निकल जाता है, और इसी के चलते जो है पानी बाहर सब छिटक के निकल जाता है और कपड़ा सूख जाता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है जो यहाँ पे काम करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है सर, Why we experience recoil in a gun after firing a bullet। इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एनसीईआरटी का आंसर कुछ और दिया हुआ जैक के सैंपल का, लेकिन हम लोग का आंसर कुछ और होने वाला है।
हम लोग जो है जब गन को बुलेट को फायर करते हैं तो होता क्या है, जैसे ही गोली चलाते हैं तो जितना स्पीड में बुलेट आगे जाता है उतना ही स्पीड में गन को पीछे रिकॉइल फोर्स लगाता है। और यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम काम करता है, यानी कि यहाँ पे जितना वो फोर्स से आगे निकलेगा उतना ही फोर्स से बैक में पीछे की तरफ मारता है। यानी सिंपल सा बात है, कंजर्व जो मोमेंटम है वो कंजर्व होता है। किस ऑप्शन में यहाँ पे कंजर्व का बात कर रहा है, यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें ये बात करें कि जो मोमेंटम है वो कंजर्व है। किसी में कह रहा है कि बुलेट का ज्यादा है, किसी में कह रहा है कि बुलेट का कम है, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि ओवरऑल जो है वो कंजर्व है। यानी कि इसमें जो है मेरा ऑप्शन नंबर डी होगा, नन ऑफ द अबव, बाकी कोई भी आंसर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है सर? सबसे आसान क्वेश्चन, कुछ है ये नहीं है। द मास ऑफ बॉडी यानी m बराबर 2 kg, तो वेट कितना होगा सर? कैसे निकालते हैं? W इक्वल टू होता है mg, W इक्वल टू mg, m है 2 और g का वैल्यू 9.8, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 19.6। यही हो गया बॉडी का वेट 19.6 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट 13 की तरफ। अ पैसेंजर इन अ मूविंग बस, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अ पैसेंजर इन अ मूविंग बस इज थ्रोन फॉरवर्ड व्हेन द बस इज सडनली स्टॉप्ड। दिस इज एक्सप्लेन्ड। करा है कि आराम से बस जा रही थी, पैसेंजर बैठा हुआ था हेडफोन लगा के, अचानक से ब्रेक मारा, पैसेंजर आगे गिर गया। ऐसा क्यों हुआ सर? वही कहानी है, पैसेंजर जो है वो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर मोशन में है, बस के साथ साथ वो भी मोशन में रहना चाहेगा। अचानक से बस रुक गई, लेकिन जो पैसेंजर का अपर पार्ट है वो अभी भी मोशन में रहना चाहेगा, चलते रहना चाहेगा, और इसलिए क्या होता है, पैसेंजर आगे की तरफ गिर जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, यानी न्यूटन के पहला नियम के हिसाब से वो आगे की तरफ गिर जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देख लीजिए यहीं पे। कंजर्वेशन मोमेंटम इज इन अ कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स कैन बी अंडरस्टूड। कह रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो न्यूटन्स के सेकेंड लॉ में एक्सप्लेन किया जाता है, आपने पढ़ा होगा F प्रोपोर्शनल टू V, और यहाँ पे आ रहा है कोलिजन जो कि न्यूटन्स के थर्ड लॉ में एक्सप्लेन होता है, क्या कि एक्शन रिएक्शन, और दोनों कहाँ पे आएगा? तो बोथ न्यूटन सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ, ये दोनों को डिस्कस करता है। शायद आपके जैक के सैंपल में आंसर कुछ और दिया हो, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा, कि इसको हम लोग ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि अगर मोमेंटम कंजर्वेशन का बात हो रहा है तो सेकेंड लॉ में, और कोलिजन का बात हो रहा है तो थर्ड लॉ में, यानी सेकेंड एंड थर्ड लॉ। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं, एकदम धीरे धीरे हौले हौले से देखते हैं सारा आंसर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है सर। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड इन अ फ्लैट सरफेस। एक ब्लॉक है जिसका मास m है, फ्लैट सरफेस पे रखा गया है। अ फोर्स इज अप्लाइड टू मूव इट पैरेलल टू द सरफेस। इसको सरफेस के पैरेलल चलाना है, इसको धकेल धकेल के चलाना, सीधा सीधा घसकाना है। तो क्या करना है यहाँ पे सर? द फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप्ड इज प्रोपोर्शनल टू, किसका प्रोपोर्शनल होगा? एकदम आसान क्वेश्चन है। ये जब ऐसे होता है कोई m मास का ऑब्जेक्ट तो नीचे की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगाता है, जिसको क्या बोलते हैं? ऊपर लगा रहा है सर r, और r का वैल्यू कितना होता है? mg। जब r इक्वल टू mg है तो g तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, बच क्या गया? तो बच क्या गया हम लोग को? मास। यानी अगर मास को बढ़ाएंगे, यानी बॉडी के मास पे डिपेंड करता है, मास के हिसाब से आपका बॉडी जो है वो फ्लैट सरफेस से मूव कर रहा है, जो इस पर डिपेंड किया। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मास। कैसे आया? r इक्वल टू mg। r मतलब क्या है? हमारा नॉर्मल रिएक्शन जो बॉडी के अपवर्ड लगता है, और इसका वैल्यू आपने पढ़ा होगा नीचे लगने वाले mg के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? इन एनी काइंड ऑफ कोलिजन, एनी काइंड ऑफ कोलिजन, जब कोलिजन का बात करते हैं आपने पढ़ा होगा कोलिजन में इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, इस तरह का टर्म पढ़े हैं। तो यहाँ पे किसी भी तरह कोलिजन में लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है। अगर हम बात करेंगे इलास्टिक का, इन इलास्टिक का, जब हम चेंज करेंगे तो किसी में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है, लेकिन लीनियर मोमेंटम सब में कंजर्व रहता है। इसलिए इसका हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है कि लीनियर मोमेंटम सब में कंजर्व रहेगा। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका वैल्यू क्या होता है सर? पोटेंशियल एनर्जी का मतलब स्थितिज ऊर्जा, किस किस चीज पे डिपेंड करेगा? द्रव्यमान यानी कि मास, आपने पढ़ा होगा U इक्वल टू फॉर्मूला mgh। m मतलब मास, h मतलब हाइट, बीच में क्या बच गया? g, और छोटका g क्या बताता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 18 नंबर क्या कह रहा है सर? एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। बात कर रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, यानी F इंटू एस क्या देता है हमको? W, यानी कि वर्क डन देता है। इसका आंसर तो वर्क डन हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में अगर पूछ दिया कि बताएंगे कि एरिया अंडर, और भी कुछ पूछ सकता है आपसे,
जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग को एक्सेलरेशन देता है, वेलोसिटी बाय टाइम क्या देता है हम लोग को, एक्सेलरेशन देता है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहेगा तो एक्सेलरेशन देगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन इसे पूछ सकता है, तो समझना है कि अगर पूछ रहा है सर कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या देता है हम लोग को, वर्क डन देता है, W देता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, टॉर्क एक्टिंग इन द बॉडी, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ, टॉर्क जो है वो रोटेशनल एनालॉग ऑफ किसका है। तो आपको बता दें कि जब लीनियर हम फोर्स लगाते हैं, लीनियर चलते हैं तो फोर्स कहलाता है, लेकिन जब एंगुलर चलते हैं तो रोटेशनल मोशन का जब बात करते हैं तो वही टॉर्क कहलाता है। यानी जब रोटेशनल मोशन में बॉडी पे जब एंगल के हिसाब से फोर्स लगता है तो वो टॉर्क कहलाता है। यानी कि ये जो है लीनियर में फोर्स है, वही रोटेशनल में क्या है, टॉर्क है। यानी लीनियर में क्या था, फोर्स था, वही रोटेशनल में बना क्या था, टॉर्क बना था। तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी नंबर। लास्ट क्वेश्चन हमारा अभी क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे शुरू हुआ, पहले पार्ट का जो वीडियो है उसमें क्वेश्चन नंबर 20 तक हम बात करने वाले थे। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है सर, which physical quantity is represented by product of moment of inertia and the angular acceleration, कौन सा इसमें फिजिकल क्वांटिटी है जो किसका बात कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का और एंगुलर एक्सेलरेशन का। बात यहाँ पे फिर से आ गया एंगुलर का, यानी बात हो रहा है रोटेशनल का। और जब बात करते हैं रोटेशनल का तो उसके हम किसका बात करते हैं, टॉर्क का। यानी टॉर्क जो है वही हमारा, जैसे हम लोग पढ़े थे ना, F इक्वल टू होता है सर मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन जब हम बात करते हैं टॉर्क का तो टॉर्क जो है वही हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया I और इनटू अल्फा, यानी इस दोनों के प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे F जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टॉर्क के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा। तो आज का जो हमारा वीडियो देखें आप अभी, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कशन किया है और आई होप कि आपको ये सारा आंसर समझ में आया होगा। और नेक्स्ट जो भी पार्ट 2 वीडियो हमारा आएगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 40 तक का डिस्कशन करेंगे। तो धन्यवाद।